थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मैं इस टॉपिक के ऊपर पहले भी आई थिंक एक वीडियो तो लाजमी बना चुका हूँ, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं लोगों की दोबारा कि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इसको और ज़रा एलैबोरेट करूँ कि एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर अपील्स में क्या इश्यूज़ रेज़ हो रहे हैं। मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, और आई डोंट नो जब लोग अप्लाई करते हैं, मुझे नहीं पता किधर से एडवाइस ले रहे हैं, लेकिन एक इशू नज़र आ रहा है कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन जिन्होंने दिसंबर से पहले जिन्होंने डाली थी, हमें प्रूव क्या करना है कानूनी तौर से। देखिए, दिसंबर से पहले जिन जिन एप्लीकेशंस डाली हैं वो EU रेगुलेशंस के तहत डाली हैं। तो उसमें मैं 4 मेन चीज़ें जो मैं लोगों से कहता हूँ कि प्लीज़ ख्याल में रखें। पहला है, दिमाग में लें स्पॉन्सर को। ज़ाहिर बात है स्पॉन्सर यूके के अंदर बैठा हुआ है। रिलेशनशिप को अभी हम हटा देते हैं, वो ज़ाहिर बात है रिलेशनशिप है तो क्वालिफाई करते हैं। हम आ जाते हैं डिपेंडेंसी या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड के ऊपर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं अपील्स के अंदर। तो मैं चाहता कि उसके ऊपर थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँ अपनी थिंकिंग। तो 4 चीज़ों का ख्याल रखें। पहले देखें कि जी स्पॉन्सर किधर है। स्पॉन्सर यूके के अंदर है, ठीक है जी। सेकेंड चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेट बताएं कि स्पॉन्सर यूके के अंदर कब आए। अब ये जो हम वीडियो बना रहे हैं या हम बना रहे हैं से फॉर एग्जांपल फरवरी 2021 के अंदर, और अगर कोई आगे मेरे बैठा होता है स्पॉन्सर कहता है तारिक भाई मैं यूके में, यूरोपियन स्पॉन्सर यानी कि कहता है जी मैं यूके आया था जनवरी 2020 के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट थोड़ा साल से ऊपर हो गया, 1 महीना ऊपर हो गया साल से मैं इस कंट्री में आया था। तो अब मुझे 2 चीज़ें स्पॉन्सर के बारे में पता चल गई हैं। एक चीज़, स्पॉन्सर इस मुल्क के अंदर है, अपनी EU सेटलमेंट स्कीम उनको मोस्ट लाइकली मिल गई होगी। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली जो सेकंड क्वेश्चन है कि 2020 जनवरी में वो स्पॉन्सर यूके में आया था। तो आप भी जिनका ये केस कर रहे होंगे या जो पूछना चाहते हैं, पहले ये देखें कि स्पॉन्सर यूके कब आया था। वो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ को, तो डेट बहुत रेलिवेंट है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि स्पॉन्सर यूके कब आया था, अब तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं कि आपने ये प्रूव करना है कि यूके आने से पहले, हमारे केस में जो मैंने एग्जांपल दी है जनवरी 2020, वो जो स्पॉन्सर है यूके आने से पहले जिनको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, यानी कि वो इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, वो उनके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड थे। अब हाउस होल्ड मेंबर ये होता है कि अगर वो किसी यूरोपियन कंट्री में स्पॉन्सर रह रहा था, उसी घर के अंदर वो एप्लीकेंट्स रह रहे हो, उसको हाउस होल्ड मेंबर बोलते हैं। लेकिन अगर उस घर में वो एप्लीकेंट्स नहीं रह रहे थे, वो उनकी होम टाउन में रह रहे थे, मीनिंग पीछे आप कर लें कंट्री ऑफ ऑरिजिन, जिस तरह एग्जांपल दे देता हूँ, पाकिस्तानी लोग हैं बेल्जियम में रह रहे हैं, जनवरी में ये आए, तो अगर जनवरी से पहले अगर एप्लीकेंट्स बेल्जियम में उनके साथ रह रहे थे तो वो फिर मेंबर ऑफ हाउस होल्ड कहलाएंगे। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में बैठे हुए थे तो आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि वो आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट थे। फाइनेंशियल डिपेंडेंट ये चीज़ होती है कि उनका जो एसेंशियल लिविंग नीड है मंथली, वो पूरा नहीं हो रहा था और आप उनको रेगुलर पैसे दे रहे थे उनके लिविंग नीड्स को पूरा करने के लिए। और कोर्ट ने भी ये बोला है कि एक दफ़ा ये इस्टेब्लिश हो जाए कि वो आपके डिपेंडेंट है तो फिर आपकी रिमिटेंस के अंदर गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत अगर किसी वजह से गैप हो गया कि आप वहाँ ट्रैवल करके गए थे या किसी और के हाथों पैसे भिजवाए थे, तो वो फिर आपको उस तरीके से जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये जो तीसरी चीज़ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने वो सेकंड चीज़, यानी कि आपने ये डेट देखनी है जब स्पॉन्सर इस मुल्क में आया और उससे पहले वो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड था या
डिपेंडेंट था। उसके बाद जो आखिरी चीज़ देखनी है कि इस मुल्क में आके आपने उनको मेंबर ऑफ हाउस होल्ड बनाना है या अपना डिपेंडेंट बनाना है। ये इसलिए भी ज़रा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अक्सर मैं देख रहा हूँ रिफ्यूज़ल इस बात से भी हो रहे हैं कि जी आप बेनिफिट ले रहे हैं और बेनिफिट की वजह से आप अपने स्पॉन्सर को यहाँ नहीं रख सकते, जो कि टेक्निकली गलत बात हो जाती है। बिकॉज आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं बेनिफिट ले भी रहा हूँ मैं फिर भी उनको एडिक्वेटली मेंटेन कर सकता हूँ, बिकॉज बेनिफिट एडवर्स यूरोपियन लॉ के अंडर आप पे एडवर्स इफेक्ट उसका नहीं होना चाहिए। या आप ये भी कॉन्ट्रा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं होम ऑफिस से कि जी ये तो मेरे मेंबर ऑफ हाउस होल्ड बनेंगे इधर, तो मेरी इनकम का इस चीज़ से क्या ताल्लुक है। तो ज़्यादातर जो मैं रिफ्यूज़ल्स देख रहा हूँ आजकल उसमें लोग ये कह रहे हैं कि जी हम जनवरी के बाद इधर आ गए तो ये जी 6 महीने की रसीदें। प्रॉब्लम है वो थर्ड वाला पॉइंट क्लियर नहीं होगा, बिकॉज जब एक दफ़ा हम स्टैब्लिश कर लें वो कब इधर आए थे तो हमें उससे पीछे का भी प्रूफ कोई ना कोई देना है, आइदर मेंबर ऑफ हाउस होल्ड या डिपेंडेंसी। तो इस सारे का कहने का मतलब ये था कि प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं और उससे अपनी जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की स्पेशली अपील्स हैं उनसे बात करें कि प्रॉपर एविडेंस अपीलों के अंदर आप डालें। क्योंकि ये क्यों अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मैंने सोचा कि इसके ऊपर दोबारा मैं वीडियो करूं, बिकॉज ज़ाहिर बात है अब ज़्यादातर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के लिए ये अपील राइट ही एक आखिरी चीज़ रह गई है। बिकॉज ज़ाहिर बात है अब हम ब्रेक्सिट हो गया है, वी आर आउट ऑफ EU, तो ज़्यादातर यही एक चांस है जो लोगों के पास है कि जी आइदर हम इस अपील को जीतें या इस अपील को कैरी फॉरवर्ड करके हम आगे इस केस को फाइट करें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की जो रेगुलेशन 8 है उनकी शराइत को समझें और उसके हिसाब से अपने केस को तैयार करें। अब एक आखिरी चीज़ भी मैं जिक्र कर देता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं तारिक भाई ये सारी चीज़ें तो उन्होंने बोली नहीं है। इशू ये है कि जब जज इंटरप्रेट करता है रेगुलेशन को तो ये सारी चीज़ें वो देखेगा। हाँ ये बात बिल्कुल हो सकती है कि अगर होम ऑफिस ने इतने सारे इश्यूज़ को रेज़ नहीं किया तो अब अपील के अंदर जो होम ऑफिस ने शुरू में रेज़ किया है उसको होम ऑफिस को एड्रेस करके बोलें कि हाँ जी अब आप वीज़ा दे दें बिकॉज जी हमने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। लेकिन आई थिंक दैट इज़ ऑल केस बाय केस। लेकिन रिक्वेस्ट यही है, ये पर्पस ये था ये वीडियो बनाने का थोड़ा सा कि लोगों को आइडिया हो जाए कि रिक्वायरमेंट्स क्या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की अपील में हमने रेगुलेशन 8 के अंदर प्रूव क्या करना है। सो थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल कोशिश करता रहूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर मटीरियल ला के दूँ ताकि आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हों ये सारी चीज़ें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिएगा।